आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कविता ग्रोवर केस के बारे में। ये बात साल 2021 की है। बेटे मनीष एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जमीनों की खरीद बेच किया करते थे। बहू मेघा एक डॉक्टर थी, वहीं कविता घर पर ही रहती थी। अब इनकी उम्र हो रही थी तो ये क्या काम करेंगी। ये परिवार काफी संपन्न था, नॉर्मल फैमिली थी। अब तारीख आती है 30 जून 2021 की। आज के दिन बेटे और बहू हरियाणा के सिरसा नामक जगह पर जाते हैं क्योंकि किसी रिश्तेदार के घर डेथ हो गई थी। माँ कविता को उन्होंने घर पर ही छोड़ दिया था, कहा कि 1-2 दिनों में ये आ जाएंगे। अब 3 जुलाई 2021 को बेटे और बहू दिल्ली वापस आते हैं। इन्होंने घर आकर देखा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इससे इन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। अब यहाँ पर ताला है, इसका मतलब कि माँ घर पर नहीं होंगी। वो कहाँ चली गई? उन्होंने कॉल करके इन्फॉर्म भी नहीं किया कि घर पर नहीं है। जब बेटे बहू ने थोड़ा ध्यान दिया कि ये ताला भी इनका खुद का नहीं था। जब ये लोग घर से कहीं बाहर जाते थे और घर पर जो ताला लगाते थे वो ताला ये नहीं था, बल्कि देखने से ये कोई नया लग रहा था। अगर माँ कहीं गई हैं तो घर में जो रेगुलर लॉक है उसको यूज क्यों नहीं किया, नया लॉक क्यों लगाया? अब बेटे और बहू माँ को कॉल करने का ट्राई करते हैं, मगर इनका फोन स्विच ऑफ था। ये घर के अंदर कैसे जाएंगे? शायद माँ ने किसी पड़ोसी को ताले की चाबी दे रखी हो। अब बेटे और बहू बारी बारी उन पड़ोसियों के घर पर गए जिनको चाबी दे सकते थे, जिन पर भरोसा था, मगर किसी भी पड़ोसी के पास घर की चाबी नहीं थी। माँ को पता था कि ये लोग जल्दी ही घर पर आ जाएंगे, फिर भी वो घर लॉक करके कहाँ चली गईं? और वो ताला भी कोई घर का नहीं था जो कि आमतौर पर होता है, बल्कि कोई नया था। अब बेटे बहू ने अपने करीबी रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू किया। सबसे पूछने लगे कि माँ कहाँ पर गई हैं, आपके घर तो नहीं आई। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों से भी बात किया गया कि जाने से पहले माँ ने आप लोगों को कुछ बताया हो। घंटों तक बेटे बहू माँ के बारे में पता करने का ट्राई करते हैं, मगर कुछ भी पता नहीं चला। अब जैसे तैसे ये लोग ताला वगैरह तोड़कर घर के अंदर गए। घर के अंदर की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी, साफ सुथरा घर था। सारे सामान भी अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन कुछ ट्रॉली बैग्स और माँ के कुछ सामान घर पर नहीं मिले। इससे लगा कि माँ किसी बात को लेकर बेटे बहू से नाराज तो नहीं हो गई और घर छोड़कर चली गई। अब 3 जुलाई को ही बेटे ने पुलिस से कांटेक्ट किया। उनको सारी चीजें बताई कि हम रिलेटिव के घर गए थे, इधर माँ गायब हो गई हैं, उनका फोन भी बंद है। बहू ने गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कराया। मोहन गार्डन थाने में कंप्लेन रजिस्टर होता है। अब पुलिस की एक टीम घर पर आती है डिटेल में पूछताछ करने के लिए। क्या आपकी माँ से कोई कहा सुनी या झगड़ा हुआ था? क्या वो पहले भी ऐसे बिना बताए घर छोड़कर चली जाती थी? ऐसा कुछ तो नहीं था, मगर बेटे को लगा शायद माँ नाराज ही हो सकता है कि उनको साथ लेकर नहीं गए, इसलिए गुस्सा हो गई हो। जहां जहां पर भी जिस जिस रिश्तेदार के घर वो जा सकती थी, बेटे बहू ने वहां वहां पर पता किया, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस पूरे घर का मुआयना करती है, क्या क्या सामान वो लेकर गई होंगी। बेटे बहू ने घर को चेक किया। यहाँ ज्यादातर जो माँ के सामान थे वो घर पर ही थे, लेकिन 2-3 ट्रॉली बैग्स यहाँ पर नहीं मिले। अब इन बैग्स में आखिर वो क्या लेकर गई होंगी, जबकि कुछ खास सामान यहाँ से मिसिंग नहीं थे। घर पर उनका फोन भी नहीं मिला। अगर वो फोन साथ ले गई तो स्विच ऑफ क्यों कर रखी है? जब पुलिस की टीम घर में इधर उधर देख रही थी, तभी एक पुलिस वाले ने ध्यान दिया कि घर में जो फ्रिज रखा हुआ है उसके दरवाजे के बाहरी हिस्से पर कुछ दाग लगे हुए हैं। ये दाग भी कोई मामूली नहीं था, बल्कि खून का दाग था। उसके छींटे थे जो कि सूख कर जम गए थे। सिपाही ने अपने सीनियर्स को भी फ्रिज पर लगा ये दाग दिखाया। उन्हें भी लगा कि ये खून है। ये सुनकर बेटे और बहू थोड़े घबरा जाते हैं। जब ये घर से गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक और चीज पर इन्होंने ध्यान दिया कि घर काफी साफ सुथरा लग रहा था। बाथरूम भी काफी साफ था, जैसे कि कोई यूज ना कर रहा हो। ये सारी साफ सफाई किसने की होगी? अब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को यहां पर बुलाया। वो फ्रिज पर लगे खून के दाग को कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ बेटे मनीष का ब्लड सैंपल भी लिया गया, ताकि ये मैच करके देख सके कि ये कविता के हैं या नहीं। लैब में खून के सैंपल्स मैच हो जाते हैं, यानी वो खून के धब्बे कविता के थे। अब पुलिस ने इस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया, एग्जामिन करने लगे। जिस दिन बेटे बहू सिरसा गए थे, यानी 30 जून को, इसी दिन से लेकर 3 जुलाई तक फुटेज देखने शुरू किए गए। इस घर में लोगों का भी आना जाना था, सबसे घुल मिलकर ये लोग रहते थे। उधर 30 जून के दिन पुलिस ने सारे फुटेज खंगाल डाले जो भी ग्रोवर फैमिली के घर के आसपास लगे हुए थे, मगर उसमें कुछ खास मिलता नहीं है। इससे इन्हें थोड़ी निराशा भी होती है। घर के फ्रिज पर खून के धब्बे मिलने के बाद सबके मन में अजीब सा डर होने लगा। चिंता सताने लगी, कहीं कविता ग्रोवर को कुछ हो तो नहीं गया। सीसीटीवी की जांच करते करते जब पुलिस 1 जुलाई की फुटेज खंगालना शुरू करती है तो उसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इस घर के ठीक पड़ोस में ही एक कैमरा लगा हुआ था। उसमें दिखा कि 1 जुलाई की सुबह सुबह 6:45 के आसपास एक आदमी कविता ग्रोवर के घर में जाता है। थोड़ी देर के बाद घर के अंदर से इस आदमी के साथ साथ एक और आदमी भी बाहर निकला। दोनों के हाथ में एक बड़ा सा भारी भरकम ट्रॉली बैग था, दोनों ने पकड़े हुए थे। ये इतना भारी था कि दोनों मिलकर उसको उठा नहीं पा रहे थे, बल्कि जमीन में घसीटते हुए जैसे तैसे लेकर निकल रहे थे। ये दोनों बैग लेकर घर से बाहर निकले। उसके बाद ये बैग को कहीं रखकर कुछ सेकंड में वापस घर के अंदर चले जाते हैं। फिर से इनके हाथ में एक और भारी भरकम बैग था, उसको भी ये घसीट कर बाहर निकालते हैं और रोड के दूसरी साइड कहीं ले जाकर रख देते हैं।
इसी दौरान इनके निकलने के बाद पीछे पीछे एक महिला भी ग्रोवर फैमिली के घर से निकलती है। टोटल 3 लोग कैमरे में दिखाई दिए और 3 बैग बाहर निकाले गए थे। इसके बाद घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा गया था, यानी यहां से निकलने के बाद इन्हीं लोगों ने घर पर ताला लगा दिया होगा। अब ये सवाल था कि ये तीनों लोग आखिर हैं कौन? बैग में क्या लेकर जा रहे हैं जो कि इतना भारी था? कहां लेकर गए? कैमरे में दिखे 3 लोगों में से 2 लोग, एक आदमी और एक महिला, ये मनीष और मेघा को थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। सीसीटीवी कैमरा भी उतना हाई क्वालिटी नहीं था जो कि चेहरा दिख जाए। चेहरा साफ साफ नहीं दिखा था। पुलिस ने बेटे बहू के घर आने तक के हर समय के फुटेज खंगाल डाले, मगर किसी में भी कविता ग्रोवर घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखी जाती है। बस वो 1 जुलाई की सुबह में वो 3 लोग ही बैग्स लेकर निकले थे। अब 7 जुलाई को फिर से बेटे और बहू पुलिस के पास पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि इनके घर के पड़ोस में एक पड़ोसी भी रहते हैं। वो कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। बेटे मनीष ने अपना शक उन पड़ोसियों पर भी जताया। इसके बाद पुलिस 7 जुलाई को ही आईपीसी सेक्शन 365 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। अगर उन पड़ोसियों ने कविता ग्रोवर को अगवा किया तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ऐसा वो क्यों करेंगे? एक और चीज कि उनका घर पर अक्सर आना जाना होता था। करीब 2 सालों से इनकी जान पहचान थी। पड़ोसियों का नाम पता चला, अनिल आर्या और इनकी पत्नी कामिनी आर्या उर्फ तनु। वैसे इनकी 3 बेटियां भी थीं, एक 12 साल की, एक 9 साल की और एक 4 साल की। इनका घर ग्रोवर फैमिली के घर से बस 2 गली छोड़कर था, कुछ कदम पर था। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ पाया। कविता के बेटे मनीष का इन पर शक करने की वजह यह भी थी क्योंकि कैमरे में जो महिला पुरुष दिखे वो इन्हीं पड़ोसियों की तरह लग रहे थे। कई बार उनको उन्हीं कपड़ों में बेटे बहू ने देखा था। ऊपर से इनका फोन भी स्विच ऑफ था। ये बिना किसी को बताए चले गए थे, जो कि ऐसा कभी करते नहीं थे। अब पुलिस के सामने 3 सस्पेक्ट थे, जिनमें से 2 के बारे में पता चल गया, मगर तीसरा कौन था जो बैग ले जाने में मदद कर रहा था? पुलिस ने आसपास के और फुटेज खंगाले। आखिर ये बैग्स को कहां ले जाकर रख रहे थे, किस तरफ निकले थे? ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते, कैमरों को एग्जामिन करते एक ऑटो रिक्शा मिला। इसी ऑटो में ही वो बैग लेकर रखे गए थे और फिर यहां से चले गए। पुलिस ने ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसके ऑनर का पता किया। ऐसे करके वो ऑटो ड्राइवर भी मिल गया जिसकी तलाश थी। और यही आदमी वो तीसरा सस्पेक्ट था जिसने अनिल और तनु की हेल्प की थी कविता के घर से बैग्स को निकालने में। अब पुलिस इसी ऑटो ड्राइवर को उठाकर पूछताछ करती है। ये जो भी जानता था, इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसका कहना था कि 1 जुलाई की सुबह में अनिल आर्या ने ही इसको कॉल करके यहां पर बुलाया था। कहा कि कुछ सामान लेकर जाना है। ये ऑटो ड्राइवर अनिल की पहचान का था। दरअसल अनिल आर्या इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। उसमें खाने पीने के सामान, बाकी सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने होते थे। इसी सिलसिले में वो इस ऑटो ड्राइवर से मिला था। जान पहचान हुई थी। जब भी कोई सामान कैरी करना होता तो अनिल इसी ऑटो वाले को कॉल करके बुला लेता था। 1 जुलाई की सुबह में भी इसको बुलाया। अनिल के कहने पर ये कविता के घर में गया था। वहीं पर अनिल और उसकी पत्नी थी। साथ में 3 बैग्स थे। तीनों बैग्स को ये बारी बारी उनके साथ ऑटो में लाकर रखता है। वो बैग्स बहुत ज्यादा भारी भरकम भी थे और उस पर कुछ खून भी लगे हुए थे। इसे देखकर ऑटो वाले ने अनिल और तनु से पूछा भी कि इसमें क्या है। अनिल ने कहा कि इसके दोस्त के फार्म हाउस में पार्टी है, वहां पर चिकन लेकर जाना है। इन बैग्स में वही चिकन रखे हुए हैं। ऑटो ड्राइवर के अनुसार रास्ते में नजफगढ़ के पास अनिल ने ऑटो रुकवाया और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर उतर जाता है। तीनों बैग्स को भी वहीं रोड के किनारे उतार लिया। वो कहता है कि यहां से इनके दोस्त की गाड़ी आएगी लेने के लिए, तुम चले जाओ। इसके बाद उन्होंने किराया दिया और भेज दिया। आगे इसको कुछ पता नहीं। इस ऑटो ड्राइवर के बयान के बाद पुलिस तौर पर अनिल और उसकी पत्नी तनु पर आ गया। उस बैग में कोई चिकन वगैरह नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। यह भी पुलिस को लगने लगा, अब ये दोनों पति पत्नी तो यहां पर नहीं थे, गायब हैं। आखिर ये कहां पर हो सकते हैं? पुलिस अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करती है। अनिल और तनु के घर वालों के बारे में पता किया गया। इनके बाकी के फैमिली के लोग कहां पर रहते हैं, जानने वाले कौन कौन से लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के बारे में पता किया। इनके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। आखिर ये दोनों कहां कहां पर हो सकते हैं, कहां जा सकते हैं? इसी बीच थोड़ी देर के लिए दोनों संदिग्धों में से एक का फोन ऑन होता है। उससे उनकी लास्ट लोकेशन पता चल गया, जो था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आने वाले रानीखेत नामक जगह का। फौरन दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना हुई। उस जगह के थाने में भी सूचना भेज दी जाती है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो दोनों उत्तराखंड से फरार हो गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रानीखेत में तनु आर्या के करीबी रिश्तेदार रहते थे। पुलिस उस घर तक पहुंच गई जहां पर दोनों रुके थे। वहां पता चला कि 3 जुलाई को कुछ देर के लिए वो यहां पर आए थे, फिर एक टैक्सी से यहां से चले गए। आगे पुलिस उस जगह के सीसीटीवी कैमरों को चेक करके टैक्सी का पता कर लेती है। उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई। वो ड्राइवर बताता है कि उसने इन्हें उत्तर प्रदेश के रामपुर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। आगे नहीं पता कि वो कहां गए। अनिल और तनु के करीबी लोगों से पूछताछ जारी थी। जिस जिस जगह के बारे में सुराग मिलता, पुलिस वहां वहां पर रेड करती थी। ऐसे करके हरदोई में अनिल आर्या का घर था। इसके अलावा रानीखेत में यहां तनु का घर था। अलीगढ़, बरेली, कई जगहों पर छापेमारी होती है।
इसी बीच एक टोल प्लाजा के कैमरे में एक कार नजर आती है जिसमें दोनों बैठे हुए थे। पुलिस को उस गाड़ी के नंबर से उसके ओनर का पता चला जो कि बरेली में था। यहाँ पर अनिल का कोई दोस्त रहता था। यहीं के एक रेंटेड फ्लैट से 12 जुलाई 2021 तक अनिल और तनु को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस इनको लेकर दिल्ली के मोहन गार्डन थाने पहुंची। वहां पर इनसे पूछताछ शुरू की गई, मगर ये दोनों कुछ बता नहीं रहे थे। वैसे इनके तीनों बच्चों को तनु की बहन को सौंप दिया जाता है देखभाल के लिए। आगे इस कपल के सामने सारे सबूत रखे गए। वो कैमरे की फुटेज रखी गई, ऑटो ड्राइवर का बयान बताया गया। सारी चीजों को देख और सुनकर पहले पत्नी तनु टूट जाती है। इसने कहा कि अपने पति को मना कर रही थी कि ऐसा मत करो, कविता जी को मत मारो, मगर वो सुनते नहीं हैं। उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। पत्नी के गुनाह स्वीकार करने के बाद अब पति के पास भी कोई चारा नहीं बचता है। उसने भी अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आगे इसने सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। अनिल आर्या इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, जैसे कि शादी विवाह में अलग अलग तरह के पार्टीज में, जो कि ठीक ठाक चलता था। मगर जब कोविड का टाइम आया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो इसका काम भी ठप पड़ जाता है। कमाई का जरिया बंद हो गया। जो सेविंग के पैसे थे वो भी घर के खर्चों में खत्म होने लगे। जब लॉकडाउन खुला तो काम वापस शुरू करना था, मगर उसके लिए अनिल के पास पैसे नहीं बचे थे। इसने अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रखा और कुछ पैसे का इंतजाम किया, लेकिन काम को और भी अच्छे से करने के लिए और भी पैसों की जरूरत थी। इसलिए अनिल कुछ लोगों से पैसे उधार लेता है। इसी बीच ये अपने पड़ोसी बुजुर्ग महिला कविता ग्रोवर से भी कुछ पैसे उधार लिए थे, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान अनिल और तनु ने बताया कि ये दोनों बुजुर्ग महिला कविता के भाई का ध्यान रख रहे थे, जिनकी मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से इनका ग्रोवर फैमिली से अच्छे रिश्ते हो गए थे, जान पहचान हो गई थी। जिसके बाद अनिल ने कविता से 1 लाख रुपए उधार लिए। कहा कि कुछ समय के बाद ये वापस कर देगा। इसकी मजबूरी भी कविता जी अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए इन्होंने बिना किसी शर्त के अनिल को पैसे दे दिए। आगे धीरे धीरे अनिल का बताया हुआ समय बीतते जा रहा था, मगर ये पैसे लौटा नहीं पा रहा था। अब इसके बाद कविता ग्रोवर अनिल से पैसे वापस करने की मांग करने लगी, तगादा करने लगी। जब ये कहीं दिखता तो पैसों के बारे में पूछ लेती थी कि कब लौटा दोगे। अब इसके चलते ही अनिल परेशान रहने लगा। इसी बीच इसको पता चलता है कि कविता ग्रोवर के बेटे और बहू हरियाणा गए हुए हैं। उनके रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो गई है, यानी कुछ दिनों तक बुजुर्ग महिला कविता घर पर अकेली होंगी। इस वक्त उनसे बात करना ठीक होगा। ये तारीख थी 30 जून 2021 की। रात में 11 बजे के आसपास का टाइम था। अनिल अपनी पत्नी तनु को लेकर लोन के सिलसिले में बात करने के लिए ग्रोवर फैमिली के घर पर गया। कथित तौर पर घर जाकर अनिल ने कविता से कहा कि हमने आपके भाई का ध्यान रखा है, उसीलिए आपने जो पैसे लोन के रूप में हमें दिए हैं उसको समझिए कि इनाम के रूप में दे दिए भाई का ध्यान रखने। इसी के बाद कविता और अनिल में कहासुनी हो जाती है। कविता ग्रोवर ने पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दे दी। मामला बढ़ता है। इसके बाद अनिल गुस्से में तिलमिला गया और कविता ग्रोवर के चेहरे पर मुक्का मार दिया। कविता जी नीचे गिर गईं और तुरंत बेहोश हो गईं। नीचे गिरने से उनके सर में चोट लग गई थी, जिससे खून प्रवाहित होने लगा था। यह सब कुछ तनु के सामने हुआ। यह देखकर तनु डर जाती है। कथित तौर पर इसने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मगर अनिल गुस्से में तिलमिलाया हुआ था। उसने कविता जी का नायलॉन की रस्सी से गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उनकी सांसें रुक नहीं गईं। जब सारा मामला शांत हुआ, गुस्सा शांत हुआ, तो अनिल को लगा कि इसने क्या कर दिया है, अब आगे क्या करेंगे। इसके बाद अनिल ने घर में कुछ ढूंढना शुरू किया। इसको एक बड़ा सा ट्रॉली बैग दिखाई पड़ता है। अब उसी में उसने कविता जी के शव को ठूंस कर बंद कर दिया। बैग बहुत भारी हो जाता है, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे, उठाना तो दूर। वैसे अनिल और तनु दोनों टीवी देखते थे, क्राइम के सीरियल्स देखते, न्यूज देखते। इन्हीं सबसे अनिल के दिमाग में शव ठिकाने लगाने का एक भयानक आइडिया आता है। अब ये उसी घर के किचन में गया, वहां से किचन नाइफ उठाकर लाया। उसके बाद इस शव को बैग से निकालकर बाथरूम में ले जाता है। शुरुआत में तो अनिल की वाइफ तनु सारा ब्लेम अपने पति पर ही दे रही थी, मगर बाद में इसकी भी संलिप्तता पाई जाती है। दोनों जैसे तैसे शव को बाथरूम में लेकर गए और उसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। घर में पड़े एक और बैग को ढूंढकर लाया गया। कई टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद दोनों बैग में भरा गया। अभी भी ये बैग्स काफी भारी भरकम लग रहे थे, उठाना मुश्किल था। उसके बाद ये बड़े बड़े टुकड़ों को बाहर निकालते हैं और उनके भी छोटे टुकड़े किए। घर में तीसरा बैग पड़ा हुआ था, उन टुकड़ों को उसमें भरा गया। ऐसे लगभग 15-16 टुकड़े किए गए थे और 3 बैग्स में भरे गए। एक बैग में कविता के कई सारे सामान भी थे, जैसे कि उनका आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और भी कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट थे। दोनों ने कविता के पहने हुए कपड़े, उनके चप्पल वगैरह बैग में ही रख लिए। उन्होंने जो भी सोने के गहने पहन रखे थे वो भी दोनों उतार कर रख लेते हैं। कविता जी का मोबाइल फोन भी अनिल स्विच ऑफ करके रख लेता है। सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद दोनों ने मिलकर घर की सफाई की, बाथरूम को साफ किया। इसी बीच ही कविता जी के खून के कुछ छींटे वहीं पास में रखे हुए फ्रिज के दरवाजे पर पड़ जाते हैं, जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सारी चीजें करते धरते सुबह हो जाता है, यानी 1 जुलाई का दिन शुरू हो गया। सुबह सुबह अनिल ने अपने पहचान वाले ऑटो ड्राइवर को कॉल करके घर बुलाया। ऑटो में बैग रखने के बाद अनिल और तनु थोड़ी देर के लिए अपने घर पर भी गए। इन्होंने टुकड़े करने वाला किचन नाइफ
जो कि ग्रोवर फैमिली का था, उसको अपने घर पर लाकर रख दिया। अब ये दोनों तीनों बैग लेकर ऑटो ड्राइवर के साथ नजफगढ़ गए। रास्ते में एक नाला था, उसी नाले के पास ये रुक जाते हैं। बैग को वहीं पर उतार लिया। ड्राइवर से कहा कि हमें लेने के लिए यहाँ पर गाड़ी आएगी, तुम चले जाओ। इसके बाद मौका देखकर उसी नाले में तीनों बैग को फेंक देते हैं और दूसरे ऑटो से घर वापस आ गए। शुरू में तो ये लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं ताकि अगर कविता के बेटे बहू यहाँ पर आएं तो उनको गुमराह किया जा सके, सारी चीजों पर नजर रख सकें, मगर लगा कि ये फंस सकते हैं। इसके बाद ये अपने बच्चों को लेकर उत्तराखंड के रानीखेत चले गए। शव ठिकाने लगाने के बाद ये 2-3 दिनों तक अपने घर पर ही रहे थे। इसी बीच ही इन्होंने जो कविता जी के गहने लिए थे उसको उत्तम नगर के किसी फार्म के पास गिरवी रख दिया। उसके बदले इन्हें 70,000 रुपये मिलते हैं। उन पैसों से तनु अपने गिरवी रखे गहने छुड़ा लेती है। इसके बाद ये 3-4 जुलाई के बीच दिल्ली से भाग गए। सारी वारदात सुनने के बाद पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करती है। यहां से 3 दिनों का रिमांड मिला। इसी बीच ही पुलिस इनकी निशानदेही पर सारे सबूत इकट्ठा करती है। जिस नाले में शव फेंके गए थे वहां से पुलिस को 2 बैग बरामद हुए। उनमें सर और बाकी हाथ पैर के कुछ टुकड़े मिले, मगर तीसरा वाला बैग नहीं मिलता है। जो शव मिले उनकी हालत बहुत खराब थी, डिकम्पोज हो रहे थे। तीसरे वाले बैग को बहुत ढूंढा गया, गोताखोरों को भेजा गया, मगर कुछ भी मिलता नहीं है। लगा कि बारिश की वजह से वो कहीं बहकर दूर चले गए होंगे। वो नाला भी काफी बड़ा था। बहुत कोशिश की गई मगर वो नहीं मिला। बाकी मिले टुकड़ों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अनिल ने बुजुर्ग महिला के फोन को भी तोड़कर दिल्ली के बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने कत्ल में यूज किया गया चाकू, रस्सी, बुजुर्ग महिला के आईडी कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट, उनकी ज्वेलरी सब कुछ बरामद कर लिए। फ्रिज पर जो हल्के से खून के छींटे लगे हुए थे उस पर पुलिस वाले की नजर गई। सीसीटीवी में वो बैग ले जाते हुए तस्वीरें कैद हुई। इन्हीं 2 चीजों से केस का खुलासा हो गया, वरना कविता जी के बेटे और बहू मान लिए थे कि मां इनसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई हैं। पुलिस चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में सबमिट करती है। अनिल और तनु के ऊपर मुकदमा शुरू हो गया। दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। 2023 में तनु उर्फ कामिनी आर्या सेशन कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करती है। इसने कहा कि इसकी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी वगैरह से जूझ रही है। महीनों में 2 बार ही बस आधे घंटे के लिए बच्चों से मिलना होता है, जो कि काफी नहीं है। इसको 30 दिनों के लिए बेल चाहिए ताकि अपने बच्चों के साथ रहे और उनकी देखभाल कर सके। लेकिन इसके और इसके पति के ऊपर एक बुजुर्ग महिला का कत्ल कर उनके टुकड़े करके बैग में भरकर नाले में फेंकने का इल्जाम था। पर्याप्त सबूत भी थे इनके खिलाफ कि इन्होंने ये सारी चीजें की हैं। सेशन कोर्ट ने जून 2023 में बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी एक ऐसी वारदात जिसमें एक महिला ने मदद करने के लिए उधार पैसे दिए। जब वापस करने की बारी आई तो उनकी बड़ी निर्ममता के साथ कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है।